नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है युगल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आप हमारे साथ करते हैं सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की तैयारी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बीएड का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली आज है 18 तारीख, 18 अक्टूबर, 18 अगस्त 2023। बीएड की काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया चलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप में से जो भी लोग बीएड करना चाह रहे हैं और जो बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको बीएड और जितने भी सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उनके अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। देखिए, आप हमें हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करेंगे ही। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और पिंटरेस्ट पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम आपको युगल एकेडमी के नाम से अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर आप हमसे टच में रह सकते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के जो भी एग्ज़ाम आएंगे आपको बताया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन क्या चीज़ का है। द्विवर्षीय ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की सूचना जारी की गई है, ठीक है ना। तो ये बीएड का ही है, मैं केवल बीएड को कवर कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त डीएलएड का भी एग्ज़ाम उनका ऑनलाइन आवंटन शुरू होने वाला है। तो आप में से जो लोग डीएलएड मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात जो लोग प्राइमरी के जो टीचर बनना चाहते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो जाना चाहते हैं, प्लीज़ आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी जो ऑनलाइन आवंटन हो रहा है उसमें जा सकते हैं। ये है बीएड का काउंसलिंग का सारा चीज़। तो इसमें ऑनलाइन पंजीयन की तारीख देखिए, आज 18 तारीख से लेके आने वाले 27 तारीख तक है। इस 18 से 27 के बीच कुल 9 दिन हैं। इन 9 दिनों में आपको पूरा फॉर्म भरना है, अपना फिल करना है और ज़मा कर देना है। उसका जो दावापत्ति जारी करने के लिए और प्रथम सूची का जो दावापत्ति है ना, वो जारी किया जाएगा। और दावापत्ति कर सकते हैं आप 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में। और जो प्रथम चरण की जो मेरिट सूची जारी होगी कि मतलब आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलना है, ये चीज़ आपको मिलेगा कहाँ से, 6/9/2023 को आपको पता चलेगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो भी विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उनको 6/9 से लेकर 13/9 के मध्य में अपने जो भी निर्दिष्ट कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ जाके फ़ीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना है, ठीक है। रिक्त सीटों की जानकारी इसके बाद, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो सीट फ्री रह जाएगी, जो शेष रह जाएगी, उसकी जानकारी आपको 14 तारीख को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना है वो सारा चीज़ अब यहाँ से पता चलेगा, ठीक है क्या। चलो, प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण का भी सेम चीज़ सारा होगा और इसी तरीके से आपको फर्स्ट चरण की 2 बार जो सूची है वो जारी होगी। एक तो 14/9 को आपको रिक्त सीटों की जानकारी मिलेगी और जो दूसरी सूची आएगी वो दूसरी सूची आपको 22 तारीख को मिलेगी। अगर आपको 6 तारीख को आपको पता नहीं चलता है तो आपको 22 सितंबर को ये चीज़ पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अगर इस उसमें भी नहीं मिला तो आपको फिर द्वितीय चरण में आना पड़ेगा। द्वितीय चरण में रिक्त सीटों की जानकारी आपको 29 तारीख को मिलेगी और जिन जिन कॉलेज में सीट अवेलेबल रहेगा उन्हीं कॉलेज में आप सेलेक्ट करेंगे और वो यहाँ से आपको सेलेक्ट होके 30 से लेकर 5 तारीख तक द्वितीय चरण चलेगा। और इसकी प्रक्रिया पूर्णतः 1 नवंबर 2023 तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। ये जो है आवश्यक दस्तावेज, अब यहाँ पे नोट देख लीजिए। अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति को support.slcm@cgchips.in पर भेजकर दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। आवंटन प्रक्रिया
में सीटों की रिक्तता संयुक्त मेरिट रैंक अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इसमें आप दावा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सीटों के आरक्षण में देखिए, जिनके पास जो आरक्षण है इसमें डोमिसाइल जिनके पास है सीजी वाले को ही सीजी का कॉलेज अलॉट होगा, जो नहीं तो फिर आप ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसको मैं आगे इत्मीनान से बता रहा हूँ, देखते जाओ। अब देखो बीएड के पाठ्यक्रम के लिए पात्रता क्या है। आपको बीए, बीकॉम, बीएससी को छोड़कर अन्य इंजीनियरिंग प्रकरण वालों में देखो शुरू से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय में त्रिस्नातक उपाधि या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50% के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में या बीए, बीकॉम, बीएससी को छोड़कर अन्य स्नातक उपाधियों को न्यूनतम 55% लेके आना पड़ेगा। मतलब इंजीनियर लोगों को 55% लाना है, ठीक है क्या। अभ्यर्थियों को बीएड के नियमानुसार SC ST वालों को प्राप्तांक में 5% की छूट मिलेगी। स्नातक में ऑनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को एकीकृत प्राप्तांक 50% प्राप्त होने पर 50% होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बीएड पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दी जाएगी। मतलब जो छात्र 45% 48% लाते हैं ना, उनको तो शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण में भी उनको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। समझ आया क्या। और जो इंजीनियर 55% से कम लाए हैं उनको तो और भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखता है, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण प्री बीएड परीक्षा 2023 के प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा जारी संयुक्त मेरिट क्रम के अनुसार किया जा रहा है, ठीक है ना। ये संयुक्त मेरिट क्रम आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में। युगल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। स्नातक में 50% बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का स्नातक में 50% से कम है तो अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। स्नातक में अगर 50% नहीं है तो आप स्नातकोत्तर का भी अपना जो पाठ्यक्रम जो अपना वो है मार्कशीट है वो लगा सकते हैं। उसमें भी अगर आपका 50% आ गया होगा तो आपको शिक्षक बनने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रवेश जो प्रक्रिया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्या दस्तावेज है जिनकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो बीएड की अंकसूची मिलेगी, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। और उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो दोनों अंकों की वर्ष प्रविष्टि करनी होगी, ठीक है ना। दोनों आपको डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री के पूरे प्राप्तांक, ऑब्टेंड और परसेंटाइल दोनों ही वहाँ पे दर्ज करना है। जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी संस्था से प्रदान किया गया वाला जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि प्रविष्ट करनी है। 31 दिसंबर 2023 को कोई भी इंसान 20 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बीएड करने के लिए पात्र नहीं होगा। समझ आया। आरक्षित संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र ही आपको यहाँ पर दिखना है, ठीक है। आरक्षित के केस में, आरक्षण के केस में, ठीक है। अब अखिल देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी, बीएड प्रवेश अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको अखिल भारतीय कोटे से आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। मतलब मैंने पिछली बार आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि 80 सीट हमारे पास सीजी के लिए है, 20 सीट ऑल इंडिया पे है। तो ये इसी 20 सीट पे आप लड़ पाएंगे अगर आपके पास डोमिसाइल सीजी का नहीं है, ठीक। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे है, आपको सीधे सीधे ऑनलाइन काउंसलिंग करना है। तो ये यहाँ पर आपको क्या क्या हाँ साथ में रखना चाहिए। प्री बीएड की अंकसूची रखनी चाहिए, 10वीं 12वीं की अंकसूची रखनी चाहिए, स्नातक स्नातकोत्तर की अंक सूची रखनी चाहिए, और प्री बीएड परीक्षा में रोल नंबर जो प्रविष्ट किए हैं वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर जो रखेंगे आप, इस मोबाइल नंबर से आपको OTP आएगा और यही OTP आपको भर के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है क्या। अब देखो स्टेप क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेप क्या क्या होगा। आपको slcm.cgstate.gov.in/SCRT ऑनलाइन में जाके आपको फॉर्म शुरू करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आपको जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसको आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है। आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है, ये चीज़ लिख दिया है तो देख लेना भाई, मोबाइल रख लेना, मम्मी पापा किसी का भी ले लेना, नहीं तो अपना खुद का भी होगा, ठीक है। अगले स्क्रीन पर आपको लॉगिन आईडी दिखाई देगा। तो लॉगिन आईडी नंबर आपको जब मिलेगा तो ये लॉगिन आईडी को नोट करके रखना है, इसको गंवा मत देना,
इसको आप जब महाविद्यालय जाओगे तो आपसे पूछेगा, है ना, महाविद्यालय में ये चीज़ पूछेगा और नहीं बता पाए तो फिर गया, ठीक है ना, फिर आपको वापस ले जाना है। टाटा बाय बाय सी यू वाला केस है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन टैब में क्लिक करें, जो स्क्रीन खुलेगा उसको आप आपको लॉगिन आईडी आपके द्वारा सेट किया हुआ कैप्चा कोड भरकर एंटर करना है। ये आपको फिर फॉर्म भरते चलना है और यहाँ से आपको फॉर्म में धीरे धीरे यहाँ पे आपको शैक्षणिक व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक अर्हता, सारी चीज़ें करेंगे। और एक बार फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने के बाद पेमेंट करने के बाद एडिट की सुविधा नहीं है, पहले पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट होने के बाद आपको स्टेप 3 में आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको अब शासकीय और अनुदान प्राप्त विकल्प छत्तीसगढ़ हेतु यहाँ पे आपको विकल्प चुनना है। आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं यहाँ पे आपको चुनना है और यहीं से आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, आपने मान लीजिए कोई कॉलेज है, जो कॉलेज है एक्स, उसको आपने प्रथम नंबर पे चुना, और कोई कॉलेज है वाई, अगर उसको द्वितीय नंबर पे चुना, कोई कॉलेज है ए, उसको तृतीय नंबर पे चुना, तो ये आपका इस कॉलेज में अगर 10 सीट है और इस कॉलेज में 10 सीट है, इस कॉलेज में अगर 20 सीट है, इन 10-10 में अगर नहीं हुआ तो आपका इस कॉलेज में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आरक्षण का भी प्रक्रिया इसमें फॉलो होता है, तो सरकार जो भी प्रक्रिया से चलती है उस प्रक्रिया से आपको सीट मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको निजी संस्था में जो फीस है उसके बाद आपको कॉलेज में जाके आपको फ़ीस पटाना है। कॉलेज का फ़ीस आपको उसकी वेबसाइट पे या फिर फ़ोन करके पता चल जाएगा क्या है, ठीक है ना। आप कॉलेज का भी पूरा डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, कौन से कॉलेज का क्या डिटेल है, सब चीज़ यहाँ पे पता चलता है, ठीक। इसके बाद फिर आपको ये फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन एंड ऑप्शन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है और प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट करके रखना है और उसको हमेशा अपने पास रखना है जब तक आपका जो वो है नाम डेटा वहाँ पे आ नहीं जाता है, ठीक है ना। छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि विकल्प का क्रम भरा गया है और उसके इच्छा विवेक से भरा गया है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। लॉक करने से पहले यदि कोई त्रुटि हुई तो उसे सुधार किया जा सकता है, लॉक करने के पश्चात सुधार नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपने ऑप्शन लॉक कर दिया उसके बाद आप सुधार करने चाहेंगे, नहीं होगा। उसके बाद फिर अगर सुधार करना है तो फिर पुनः शुल्क जमा करके पंजीयन एवं विकल्प फॉर्म भरना होगा। मतलब अगर एक बार आपको 350 लगा है तो अगली बार फिर से 350 लगेगा, ठीक है क्या। चलो सीट्स का आवंटन, अब देखो ये सीट्स का आवंटन आपको ये सब महाविद्यालय और SCRT मिलके करते हैं, है ना। कॉलेज और SCRT का केस है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं होना है। यहाँ आपको सीट का जो आवंटन होगा, आपको जिस भी कॉलेज में नाम आएगा वहाँ जाके आपको एडमिशन ले लेना है। अगर पसंद नहीं आया कि मेरे को यहाँ एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आप उसको निरस्त भी करते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन अभ्यर्थी प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि का प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी का आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है आपके दस्तावेज में तो उसका चयन अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आपको जो भी डेटा, जो भी आपको दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज आपको स्वयं अरेंज कर रहे हैं, उसके लिए सरकार आपको समय नहीं देने वाली है। तो ये अगर आपके पास दस्तावेज है, मान लीजिए आपने मार्कशीट बोला है और मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो मार्कशीट नहीं होने के कारण भी आपका वो जो है जो एडमिशन है वो रद्द किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या लिखते हैं कि अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करे कि संस्था महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को ऑनलाइन अपडेट किया गया है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तथा वे ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट की गई फीस की रसीद अनिवार्य प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेंट किया गया फीस की रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश क्या होगा, अमान्य होगा। प्रवेश क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, प्रवेश अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पिछले वर्ष में ये चीज़ हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे महाविद्यालय बहुत सारे विद्यार्थी बीएड नहीं कर पाए थे, और जो लोग पिछले साल बीएड नहीं कर पाए थे वो इस साल आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक। अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्राप्तांक पर दी गई जानकारी का सत्यापन उनके अंक सूची से किया जाएगा। अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त हो जाएगा। ये पहले स्टेटमेंट की तरह है, अगर कोई भी चीज़ आपका फॉल्स निकलता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली, ये जो नेक्स्ट जो लिया है, प्रवेश शुल्क। महाविद्यालय अभ्यर्थियों से प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, है ना। अतिरिक्त शुल्क लेने की कार्रवाई, शिकायत प्राप्त होने पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है महाविद्यालय के विरुद्ध। तो आपको केवल एंट्री का फीस देना है, ठीक है ना, और कोई भी प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क नहीं देना है, ठीक।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रवेश लेने के पश्चात संस्था महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान दे के भरना। अगर गलत कर दिए तो फिर एक बार जहाँ फंस गए वहीं फंस गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये डिटेल मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। और उसके बाद ये चरण फिर से वापस रिपीट होता है, और इसमें आपको कोई भी वाद विवाद, कोई भी पूछताछ करनी है तो आपके पास ये दूरभाष नंबर 2 ठोक है। अगर मेरे से भी समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे फ़ोन लगा लो, है ना, 7470470609। ये SCRT का नंबर है। सुबह 10 से 5:30 बजे तक आप फ़ोन करो, उनको पूछो सर मुझे ये समस्या हो रही है, मैं क्या करूँ, वहाँ का फ़ीस कितना है, वहाँ का टाइमिंग क्या है, सब चीज़ पूछ सकते हैं आप, है ना। आपके लिए सारा पोर्टल खुला हुआ है सुबह 10 से 5:30 बजे तक, ठीक है। कार्यालय दिवस में भाई, संडे को मत करना, सुबह 10 से 5:30 तक। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। CGPSC और CGWAPM के विभिन्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे एकेडमी से जुड़े रह सकते हैं, गूगल एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करके। तो एकेडमी पेज को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले समय में हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसकी डिज़ाइनिंग चल रही है। तो बहुत जल्दी आपको एक नया कोर्स मिलेगा जो आपके टीचर बनने की जो चाहत है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।